अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था असेसिंग अ न्यू वेंचर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वायबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने बात की थी कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या न्यू स्टार्टअप करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है। तो उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी या वायबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। इसको एक दफ़ा क्विकली दोबारा देख लेते हैं। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स को से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। हमने कहा था दो चीज़ों को डील करती है, रेजिंग मनी एंड देन मैनेजिंग द होल मनी टू अचीव द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न या हाईएस्ट प्रॉफिट। हमने कहा था कि ये जो चैप्टर हम करेंटली कर रहे हैं ये दूसरे पार्ट के साथ डील करती है कि हाउ टू मैनेज मनी टू इंक्रीज़ हाईएस्ट प्रॉफिट्स। उसके बाद हमने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी कि एक फर्म के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं या होते हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। इनकी हमने डिटेल में बात कर ली थी। फिर हमने प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, फिर फोरकास्ट की जाती हैं और उसके बाद प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं एंड देन कम्स द फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। उसके बाद हमने फोरकास्ट की बात कर ली कि फोरकास्ट क्या होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज़ की भी बात ली। फिर हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती है, हिस्टोरिकल और परफॉर्मेंस या परफॉर्मा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे बनाई जाती हैं, जबकि परफॉर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्यूचर प्रोडिक्शंस की बेस पे बनाई जाती हैं। कोई फोरकास्ट एस्टिमेट लगा के उसकी बेस पे परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। फिर हमने कहा था कि रिकॉर्ड कीपिंग क्यों ज़रूरी है या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड कीपिंग क्यों करती हैं, इसके बारे में भी हमने बात की। उसके बाद हमने ये 3 हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन किया कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और हमने एक एक एग्जांपल भी देखी तीनों की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस आई थिंक कहीं कहीं आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको कुछ डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? रेशियो एनालिसिस ये होता है कि हम कोई सी दो वैल्यूज़ के दरमियान में, रेशियो क्या होती है? दिस इज़ बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़। हम कोई सी दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं हमने इसकी रेशियो कैलकुलेट कर ली है, और इस रेशियो की बेस पे हम उनके डिसाइड करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इस रेशियोज़ को हम 4 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होती हैं, लिक्विडिटी रेशियोज़ होती हैं, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेशियोज़ हैं। जो हमने 4 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वो एक प्रॉफिटेबिलिटी था, लिक्विडिटी था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था, और इसके अलावा एक एफिशिएंसी था। तो एफिशिएंसी की रेशियोज़ भी होती हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो है ये बताती हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कितनी ज़्यादा इनकम जनरेट करती है, कितने एक्सपेंसेस करती है, या रिसोर्सेज को कितना यूज़ करते हुए वहाँ से कितना प्रॉफिट या कितनी इनकम अर्न करती है। तो जो मेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं वो ये 3 हैं: रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रेशियोज़ हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए कैलकुलेट की जाती हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन है, या आपकी बुक में फ़िलहाल ये 3 गिवन है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो का क्या मतलब है? फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, लेकिन हम जस्ट इस रेशियो का नाम देखें कि रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है एक कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल हैं, इंटेंजिबल हैं, हर तरह के एसेट्स को यूज़ करके कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है या कितना रिटर्न अर्न करती है। रिटर्न मीन्स प्रॉफिट। तो एसेट्स को यूटिलाइज करते हुए कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमाती है, तो उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स।
और रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला जो है वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अब दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी, नेट इनकम हमें कहाँ से मिलेगी, नेट इनकम हमें मिलती है इनकम स्टेटमेंट से। वो मैंने आपको पीछे इनकम स्टेटमेंट दिखाई थी और उसमें बताया था कि जब सबसे पहले सेल्स होती हैं, टोटल सेल्स, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम आती है। आप पीछे इनकम पिछले लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट जब देखेंगे तो उसमें इनकम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया था कि नेट इनकम एंड पे आती है जब हम टैक्सेस और इंटरेस्ट वगैरह पे कर चुके होते हैं, तो तब नेट इनकम हमें कैलकुलेट हुई मिलती है। तो वो वाली नेट इनकम लेनी है, मतलब उसकी वैल्यू लेनी है और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी आएंगे और करंट एसेट्स भी आएंगे, वो दोनों लेके इन दोनों को जब हम नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करेंगे तो ये उसकी रेशियो कैलकुलेट हुई है। जो हम एग्जांपल के तौर पे कंपनी ले रहे हैं ये वेंचर फिटनेस ड्रिंक्स की, तो 2008 में वो रेशियो है 21%, 7 में रेशियो है 18%, 2006 में रेशियो है 14%। अब 3 इयर्स की रेशियोज उन्होंने कैलकुलेट की हुई हैं, तो दैट मीन्स 2006 में कंपनी 14% रिटर्न अर्न कर रही थी बाय यूजिंग ऑल ऑफ हिज एसेट्स। इसी तरह जब 7 में वो रेशो बढ़ गई 18%, 8 में 21% होगी। लेकिन एक तो हमें, अगर हम पिछले सालों का नहीं देखते, मतलब 6 और 7 ईयर की रेशोज़ हमारे पास नहीं हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2008 की रेशो का आंसर आता है 21%, तो खाली हम इस रेशो की बेस पे बता नहीं सकते कि ये रेशो अच्छी है या कंपनी अच्छा रिटर्न अर्न कर रही है या नहीं कर रही, जब तक हम इस रेशो के जो भी आंसर है उसको कंपेयर नहीं करते पिछले सालों के साथ, 6 या 7 के साथ, या फिर जब तक हम इस अमाउंट का कंपैरिजन इंडस्ट्री के साथ नहीं करते। हो सकता है हम 21.4% पे खुश हो के बैठे हों कि हम एसेट्स पे इतना ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हैं, जबकि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज 50% रिटर्न अर्न कर रही हूँ। तो जब हम उसका कंपैरिजन इंडस्ट्री की एवरेज के साथ करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये तो रेशो हमारी अच्छी नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये हम अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो 50% है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि खाली एक रेशो का आंसर आपको कोई आंसर नहीं दे सकता जब तक आप इस रेशो के आंसर का कंपैरिजन ना करें विद प्रीवियस ईयर्स और विद इंडस्ट्री एवरेजेस। अब प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो हमें लगता है कि हाँ रिटर्न इंक्रीज़ हो रहा है या प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है। और सेकंड फिर हम इसका कंपैरिजन करते हैं विद इंडस्ट्री एवरेजेस के इंडस्ट्री के जो बाकी कंपनीज़ हैं वो कितना रिटर्न अर्न करती हैं। अगर तो वो 21.4% से ज़्यादा अर्न कर रही हैं तो इसका मतलब है वो ज़्यादा अच्छी हैं या वो इंडस्ट्री में ज़्यादा अर्न किया जा रहा है प्रॉफिट और हमारी कंपनी का कम है, और अगर इससे कम है इंडस्ट्री की एवरेज तो इसका मतलब है हम ओवरऑल इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। अब रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगेन इक्विटी या टोटल इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मींस टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मींस ऑनर ने कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है हम उसको इक्विटी कहते हैं। तो इस इक्विटी पे जितना प्रॉफिट मिलता है उस वो रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है, और उसका फार्मूला भी नेट इनकम की वैल्यू वही है जो हमने पहले वाली रेशो में यूज़ की थी, डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है ये वो है जो शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदे होते हैं। सपोज एक शेयर होल्डर के पास भी 100% शेयर्स हो सकते हैं, या कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं। तो जितने भी उसकी इक्विटी है उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 2006 में इसके आंसर आया है 24%, देन 31%, देन 35%। तो दैट मीन्स कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। हम जितना हमने इन्वेस्ट किया था उस पर हम रिटर्न अब जो अर्न कर रहे हैं, जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो 35% कर रहे हैं। उसके बाद है प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन ये होता है कि हमने जो भी चीज़ सेल की है उसमें से
हमारा प्रॉफिट का मार्जिन क्या था। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और जो बाकी बचता है वो कहते हैं ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। इसकी एग्जांपल शायद मैंने लास्ट क्लास में दी भी थी कि सपोज़ आप लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे, तो स्टॉल में जो भी आपके पास सेल्स हुई, जितने पैसों की कोई चीज़ सेल हुई वो आपका रेवेन्यू था या वो आपकी टोटल सेल्स थी। उसमें से जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। और उसका फॉर्मूला जो है वो भी वही है कि नेट इनकम वही जो ऊपर वाली दोनों रेशियोज में यूज़ हो रही है, डिवाइड बाय नेट सेल्स, टोटल सेल्स जो आपने की हैं। तो नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल नेट सेल्स, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकलना है। और ये हम देख रहे हैं कि ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। और एक दफ़ा मैं दोबारा कहूँगी कि चाहे हमें यहाँ पे लग रहा है कि ओवर द इयर्स हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती जा रही है, लेकिन जब तक हम इस कंडीशन का या इन रेशियोज़ का या इन वैल्यूज़ का इंडस्ट्री वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई सर्टन आंसर नहीं दे सकते कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है या हमें इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये तो थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में एक और रेशियो बहुत कॉमन है, वो है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो क्या होती है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये होती है कि प्राइस ऑफ शेयर, कॉमन शेयर, प्राइस ऑफ द कॉमन शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर या टोटल अर्न जो आप कर रहे हैं। तो वो बहुत कॉमन रेशियो है, लेकिन आपकी इस चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन पीई रेशियो जो है वो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आती है। देन कम्स द लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि लिक्विडिटी क्या होती है। इट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ कंपनी कैन क्विकली लिक्विडेट एसेट्स टू कवर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कवर कर सकती है या उसके पास कितना कैश अवेलेबल है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए। अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। सपोज़ हमने डेली हर डे के एंड पे लेबर को पे करना है, जैसे आपको पता है ना दिहाड़ियाँ देते हैं, तो वो कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आता है। या वैसे ही कोई डेली एक्सपेंसेस है तो वो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है। या फिर कोई भी मंथ के एंड पे देनी है तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो क्या कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए कैश अवेलेबल है या नहीं है, तो वो लिक्विडिटी रेशियोज़ कहलाती हैं। तो उसमें जो पहली रेशियो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है वो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ के थ्रू कैलकुलेट होती है। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में लिखी हुई होती हैं, वहाँ से हमने निकालनी होती हैं। और इसको जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा हों और करंट एसेट्स कम हों। तो ये रेशो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 से नीचे हो तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। 1 से कम हो तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं कर सकते या ये इन करंट लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2006 में ये थी 2.35 और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इस रेशो का बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 10 तक चले जाएं, 20 तक चले जाएं, 30 तक चले जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने पास कैश एक्स्ट्रा रख के बैठे हुए हैं। उस कैश को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने घर में खामखा का कैश रखा हुआ है। तो अगर कैश ज़्यादा होगा तो ओबियसली करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे। करंट एसेट्स ज़्यादा होंगी तो इस रेशो का आंसर बड़ा होता चला जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रेशो बहुत बड़ी भी अच्छी नहीं मानी जाती और 1 से कम हो तो भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो दिस इज़ अ गुड रेशो फॉर दिस कंपनी। लेकिन इसका कंपैरिजन भी हम अभी नहीं कर सकते जब तक हम मतलब कोई सर्टेन डिसीजन नहीं कर सकते जब तक हम इसका कंपैरिजन नहीं करते विद इंडस्ट्री एवरेजेस, कि इंडस्ट्री में क्या एवरेज चल रही है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ इतनी नहीं होती या उसके लिए कैश रखने की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू नेचर ऑफ इंडस्ट्री, सम अदर इंडस्ट्री जिसमें कैश हाथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है। लिहाजा हमने इसका आंसर
को इंटरप्रेट करने के से पहले इसकी कंपैरिजन करना होता है विद इंडस्ट्री एवरेज, किस इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज की ये रेशो कैसी है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारी रेशो अच्छी है या नहीं है। देन कम्स द क्विक रेशो। क्विक रेशो और करंट रेशो में बस इंतहाई छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको करंट एसेट्स नज़र आ रहे होंगे डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, और यहाँ पे है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स में और क्विक एसेट्स में क्या डिफरेंस है? करंट एसेट्स, सारे करंट एसेट्स इंक्लूडेड होते हैं इसमें, जबकि क्विक एसेट्स में करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करके स्टोर रूम में रख लेते हैं हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं। अब इन्वेंट्री को हम लोग इतना ज़्यादा लिक्विड कंसीडर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं कंसीडर कर सकते, मींस वो फौरी तौर में कैश पे कन्वर्ट समटाइम्स नहीं होती, क्योंकि हो सकता है हमारी प्रोडक्ट की सेल ना हो रही हो, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ना हो, कोई हमारी प्रोडक्ट परचेज़ ना करना चाहता हो। तो इस कंडीशन में हम इन्वेंट्री को फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ जिसको हम फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट ना कर सके उसको करंट एसेट्स में से माइनस कर दें तो बाकी क्विक एसेट्स बचते हैं। तो क्विक रेशो इज़ क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि करंट एसेट्स या करंट रेशो का आंसर 3.06 था और क्विक का आंसर 2.58 है। दैट मीन्स अगर हम इन्वेंट्री को निकाल दें तो इसके बावजूद हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, या हमारे पास 2 रुपये हैं अगर हमारी लायबिलिटी 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो 2 रुपये अवेलेबल है, तो हम इजीली उसको मीट कर सकते हैं अपनी करंट लायबिलिटी को। उसके बाद स्टेबिलिटी की जो रेशियोज़ हैं, मैंने कहा था स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी जो है वो डेट टू इक्विटी की रेशियो है या डेट टू इक्विटी का कंपैरिजन है कि आपकी कंपनी में लोन कितना है और आपकी कंपनी में ओनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उसको हम कहते हैं ये डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो इसमें 2 रेशियोज़ हैं, एक डेट रेशियो है, दूसरी डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट रेशियो जो है वो है टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये दोनों चीज़ें हमें बैलेंस शीट से मिल जाती हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी टोटल लायबिलिटीज़ डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। तो ऊपर साइड मतलब रेशियो की ऊपर वाली साइड पे टोटल लायबिलिटीज़ जो टोटल डेट एक ही चीज़ है, लेकिन डेट टू इक्विटी में डिवाइड हो रहा है ओनर्स इक्विटी के साथ, जबकि खाली डेट रेशियो में डिवाइड हो रहा है एसेट्स के साथ कि हमारे एसेट्स के कितना परसेंट जो है वो डेट मतलब लोन के पैसे का ख़रीदा हुआ है। जैसे यूँ समझ लें कि जैसे अगर हम एक घर बना रहे हैं तो उस घर में जितनी चीज़ें रखी हुई हैं उन चीज़ों में से कितनी चीज़ें हमारी अपनी कमाए हुए पैसे से ख़रीदी हुई हैं और कितनी चीज़ें जो हैं वो हमने किसी से लोन लेके परचेज़ कर ली हैं। तो ये वाला जो कंपैरिजन है इसको हम डेट रेशियो कहते हैं। और जो डेट टू इक्विटी है ये ऑनर्स इक्विटी के ऑनर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी और उसके मुकाबले में हमने लायबिलिटीज़ जो उधार कितना लिया हुआ है, तो दिस इज़ डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बहुत ज़्यादा डेट अच्छा नहीं माना जाता। हर कंपनी जो है वो कोशिश करती है कि अपना डेट मैनेजेबल रखे मीन्स पे करने की पोजीशन में रहे। ऐसा नहीं होता कि कंपनीज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लोन लेती रहें जिसको वो रिटर्न भी ना कर सकें, तो ये कंडीशन जो है वो अलार्मिंग हो सकती है। जैसे अगर आप इस कंपनी को देखें तो इसकी डेट रेशो जो है वो 39% है। 39% रेशो ये शो करती है कि इसके जो टोटल एसेट्स हैं उसका 39% जो है वो डेट के थ्रू फाइनेंस हुआ हुआ है। मींस घर की जो चीज़ें हैं उसमें से 39% लोन के पैसों से ख़रीदी हुई हैं, जबकि बाकी की जो सारी चीज़ें हैं 60% ऑलमोस्ट वो इन्वेस्टर मतलब वो कंपनी का अपना पैसा है या वो घर वालों का अपना पैसा है। तो खैर ये तो एक क्विक सा व्यू था रेशोज़ का। ये रेशोज़ अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़ी आप लोगों ने तो ये इन डिटेल आप फ्यूचर किसी कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक समझने के लिए आप बस ये समझ लें कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लिक्विडिटी रेशोज़ में हम ये मेजर करते हैं कि हम अपने डेली एक्सपेंसेस को या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और स्टेबिलिटी रेशोज़ जो हैं उसमें हम ये मेजर करते हैं कि हमारी कंपनी में डेट कितने % है और ओनर्स इक्विटी कितने % है, तो वो हमारी
डेट टू इक्विटी रेशियोज आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोरकास्ट। अब हमने अपने पास्ट से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना ली और रेशियो एनालिसिस भी कर लिया। मींस एक कंपनी को सपोज बने हुए 1 साल हो गया है, उस साल में उसने कुछ एक्सपेंसेस भी किए हैं, कुछ उस पर कॉस्ट उसको कुछ प्रॉफिट्स, कोई कॉस्ट भी लगी है, प्रॉफिट्स भी अर्न हुए हैं। तो 1 साल की बेस पे हमने उसकी बैलेंस शीट भी बना ली, इनकम स्टेटमेंट भी बना ली, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बना ली, सब कुछ बना लिया। जबकि नेक्स्ट ईयर उसकी और उसके बाद उसका रेशियो एनालिसिस भी कर लिया, सारा कुछ हो गया। फिर अब हमने एस्टिमेट लगाना है कि नेक्स्ट ईयर हमारी सेल्स क्या होंगी, और उसके लिए हम करते हैं फोरकास्ट, या हम लगाते हैं अंदाजे, या हम लगाते हैं एस्टिमेट्स। तो फोरकास्ट जो है अब वो कैसे किए जाते हैं। फोरकास्ट के लिए मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि फोरकास्ट करने के लिए हम जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल जो भी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं। अब सपोज़ 1 साल एक कंपनी की जो सेल्स हुई हैं वो हुई हैं 1 लाख रुपए की, तो अब वो एस्टिमेट लगा सकती है कि हमारी फ्यूचर सेल्स या अगले साल कितनी सेल्स होंगी, और आपके ख्याल में उसको ये फोरकास्ट किस किस बेस पे लगानी चाहिए, या किस किस बेस पे कंपनीज लगाती हैं। तो ज़रा सोचें कि कंपनी ने अगर नेक्स्ट ईयर की फोरकास्ट जो है वो एस्टिमेट करनी है तो उसके लिए क्या क्या मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये जो फोरकास्ट है बेसिकली कंपनीज जो ये करेंगी कि अगले साल हमारी सेल्स कितनी होंगी, ये की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक अजम्पशन ये हो सकती है कि द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विल ग्रो ओवरऑल 10%। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है बाय 10% तो दैट मीन्स लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू दिस ईयर, और जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी सेल्स भी 10% इंक्रीज़ हो जाएंगी। या फिर एक और अजम्पशन ये हो सकती है कि हमने अपनी कंपनी की मार्केटिंग बड़ी अच्छी की है, लास्ट ईयर लोगों को पता नहीं था हमारी कंपनी का, आहिस्ता आहिस्ता हमारी कंपनी का लोगों को पता कर लग रहा है, और हमारे जो फीडबैक है कस्टमर्स का वो बड़ा अच्छा आ रहा है, तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर हमारी सेल्स इतनी होंगी। तो ये सारी जो अजम्पशंस हैं पहले फोरकास्ट की अमाउंट लिखने से पहले, कि सपोज कंपनी की इस साल की सेल्स थी 100,000 या 1 लाख, और कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि अगले साल जो हमारी सेल्स हैं वो 1.5 लाख या 1.25 लाख होंगी। अब 1.5 या 1.25 लाख 2 लाख की जो उसने अमाउंट लिखी है उस अमाउंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। तो एक अजम्पशन शीट बनाई जाती है कि मैंने जो ये अमाउंट अज्यूम की है किस किस अजम्पशंस की बेस पे की है। अब जो भी इन्वेस्टर है जिसको आप अपना बिजनेस प्लान भेज रहे हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें होता है कि आप वो अजम्पशंस देखें कि आपने किस बेस पे ये अज्यूम कर लिया है कि अगले साल हमारी सेल्स इतनी ज़्यादा होंगी। अगर उसको ये अजम्पशंस वैलिड लगें, ये जस्टिफाइड लगें, तो लगता है कि हाँ आपने अपने बिजनेस प्लान पे काम किया हुआ है। अगर वो अजम्पशंस वैलिड नहीं है तो वो आपके सारे बिजनेस प्लान को ही फ्लॉप करार दे देता है कि इसने अपने बिजनेस प्लान पे मेहनत नहीं की या ये बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। तो हम बात कर रहे थे कि फोरकास्ट कैसे की जाती है। फोरकास्ट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस, और फोरकास्ट में जो सबसे पहली फोरकास्ट होती है वो सेल्स की फोरकास्ट होती है। सेल्स की फोरकास्ट होती है मीन्स सबसे पहले हम सेल्स का एस्टिमेट लगाते हैं कि इस साल हमारी सेल्स इतनी थी तो अगले साल ये सेल्स कितनी बढ़ सकती हैं। तो जब सेल्स फोरकास्ट लगा लेते हैं हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगले साल हमारी इतनी सेल्स होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो बाकी चीज़ों की एस्टिमेट का होता है कि अगर सेल्स इतनी होंगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ तक पहुँचेगी, हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, और इन सारी चीज़ों की फोरकास्ट लगाई जाती है। तो सबसे पहली जो फोरकास्ट थी वो सेल्स फोरकास्ट थी, जिसको करने के लिए मैंने बता दिया कि हम जो है वो अजम्पशन शीट बनाते हैं। और जो ये स्लाइड पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि सेल फोरकास्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फर्म इज़ बेस्ड ऑन इट्स रिकॉर्ड ऑफ पास्ट सेल्स। पिछले साल कितनी सेल्स हुई,
उस साल, हाँ, इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्या हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी है, और उस पर डिपेंड करेगी। और अगर एनी अदर फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर फ्यूचर में हम कोई नया प्लांट लगाने का सोच रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का चांस है, तो उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है हमारी सेल्स पे। तो ये बेसिस है ऑन द जिसकी बेस पे हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी फ्यूचर सेल्स कितनी होंगी। ये तो है ऑफ एन एग्जिस्टिंग फर्म। एक फर्म वो है जो पुरानी फर्म है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसके पास ही ये सारा रिकॉर्ड होगा पास्ट सेल्स का, या वो ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो एस्टिमेट लगा सकती है। जो एक न्यू फर्म है, जो एक स्टार्टअप है, जो एक एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट है, उसकी सेल फोरकास्ट लगाने का तरीका क्या है? उसकी सेल फोरकास्ट का तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एवरेजेस, कि इंडस्ट्री इस तरह के जो सिमिलर स्टार्टअप्स हैं या किसी ने इससे मिलते जुलते काम किए हैं, तो उनकी सेल्स कितनी होती हैं, या ओवरऑल इस इंडस्ट्री की सेल्स एवरेज क्या है, उसकी बेस पे हम अपनी सेल फोरकास्ट लगाते हैं। जब सेल फोरकास्ट कर लेते हैं, ये एक ग्राफ बना के दिया उन्होंने कि ये सपोज हिस्टोरिक सेल्स थी, ये 2006 में इतनी थी, 7 में यहाँ तक पहुँची, 8 में यहाँ तक पहुँची। तो हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारी सेल्स या कंपनी की सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो अगले चंद सालों में भी हम एक सेल्स इंक्रीज़ ही फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू दिस इंक्रीज़। तो ये इसकी रीज़न उन्होंने ऊपर लिखी हुई है कि थर्ड रेस्टोरेंट प्रोजेक्टेड टू ओपन इन 2008, कि हमने एक और नया रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है, इस वजह से हम ज़्यादा सेल्स जो हैं वो एस्टिमेट या फोरकास्ट कर रहे हैं। फिर जो मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ जो एस्टिमेट की जाती है या फोरकास्ट की जाती है वो सेल्स होती है। और जब सेल्स एस्टिमेट लग जाता है कि अगले साल हमारी सेल्स इतनी होंगी, तो उससे नेक्स्ट काम जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स को एस्टिमेट कराने का। कि सपोज हमारी सेल्स तो इतनी बढ़ेंगी, लेकिन उन सेल्स को वहाँ तक पहुँचाने पे हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी या कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, तो उसको हम कहते हैं फोरकास्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे अगर मैं सिंपल ज़बान में कहूँ कि आप लोगों ने सपोज स्टॉल लगाया और आप लोगों ने 2 डेज़ सेल की, तो आप उन बेस पे सपोज पहले दिन आपने सेल की, तो अब पहले दिन की सेल के बाद आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह आइडिया हो गया था तब कि कल के लिए हम कितनी चीज़ें बना के लाएं और वो कितनी देर में सेल हो जाएंगी। तो दिस इज़ बेसिकली फोरकास्ट, बस हमें पता नहीं है कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं। तो आपको सेल्स का फोरकास्ट का पता लग गया, फिर आपको वहाँ से एस्टिमेट भी हो गया कि कल हमारा खर्चा इतना हुआ था, अब हम अपनी अगर सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से हमारे कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो है वो कितने बढ़ेंगे। तो जो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स या एक्सपेंसेस को फोरकास्ट किया जाता है, ये फोरकास्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि जितने परसेंट सेल्स बढ़ेंगी उतने परसेंट ही कॉस्ट बढ़ेगी। सपोज आप लोगों ने अलीज़ा लोगों ने स्टॉल लगाया था शामी कबाब सेल करने का। अब शामियों में अगर सपोज पहले दिन उन्होंने 50 शामी सेल किए और उन्हें लगा कि बड़ी इजीली सेल हो गए हैं, हमने अपनी सेल्स बढ़ा के 100 शामियों तक ले जाएंगे, तो अगर वो अपनी सेल 50% इंक्रीज़ करी है तो डेफिनेटली कॉस्ट भी 50% इंक्रीज़ हुई होगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो कॉस्ट का एस्टिमेट है ये लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि जितनी सेल्स बढ़ती हैं उतनी ही कॉस्ट बढ़ती है। तो दिस इज़ कॉल्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ये स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा। दिस मेथड इज़ कॉल्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। और इसमें हम सिर्फ यही करते हैं कि हम हर चीज़ को अगर फोरकास्ट जो लगाते हैं तो वो सेल्स की परसेंट के लिहाज से लगाते हैं। कि सपोज़ पहले हमारी सेल थी 100 और उस पर जो हमारी कॉस्ट आई थी वो 50 आई थी, तो दैट वाज कि हमारी कॉस्ट हमारी सेल का 50% थी। अब अगर हमारी सेल्स 200 हो गई हैं तो हमारी कॉस्ट ने 50% रहना है सेल्स का, तो हमारी कॉस्ट जो है वो 100 हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहला काम फोरकास्ट लगाने में या करने में सेल्स फोरकास्ट का होता है। और जब हम सेल्स फोरकास्ट के लिए हम एस्टिमेट्स या एस्टिमेशन या जम्पशंस को यूज़ करते हैं
और जब सेल्स एस्टिमेट लगा लेते हैं तो उसके बाद हमने कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना होता है, और कॉस्ट का एस्टिमेट जो है वो परसेंट की सेल्स की परसेंट की बेस पे लगता है कि अगर सेल्स इतने परसेंट बढ़ी हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट भी इतने परसेंट बढ़ेगी। उसके बाद जब फोरकास्ट कंप्लीट हो जाती हैं तो उन फोरकास्ट को यूज़ करते हुए फिर हम प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मीन्स फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और वो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जब हमने कहा कि फोरकास्ट की बेस पे हम फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हमें पता है कि सपोज इनकम स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे उन्होंने फर्दर स्लाइड्स में आई थिंक प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट गिवन है। अब सबसे पहले जो हमने एस्टिमेट लगाया वो एस्टिमेट लगाते हैं हम सेल्स का। यहाँ उन्होंने 2008 की एक्चुअल दी हुई हैं और यहाँ से प्रोजेक्टेड दी हुई हैं 2009 की। तो हमने कहा है कि सबसे पहले तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी सेल्स अगले साल कितनी बढ़ेंगी। तो इस कंपनी की एक्चुअल 586 थी, प्रोजेक्टेड है 821। तो कंपनी ने ये जो प्रोजेक्टेड की एस्टिमेट की हैं 821, ये किस बेस पे 821 अज्यूम की हैं, इसके पीछे की जो रीज़न्स हैं उन रीज़न को अजम्पशन शीट में लिखा जाता है कि इस बेस पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगले साल हमारी सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम सेल्स को एस्टिमेट करने का होता है, और फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसे सपोज ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये सेल्स की परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ती हैं कि अगर सेल्स अब यूँ कर लिया जाएगा ना कि ये 268 ये सेल्स की जो अमाउंट है 586 उसका कितने परसेंट है। तो जब ये परसेंट निकल आएगा तो जब सेल्स बढ़ जाएंगी तो फिर हम उस परसेंटेज को इस न्यू सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम फ़िलहाल हमारा ये कैलकुलेशन का काम है भी और नहीं भी है, इन अ सेंस कि हमने इसको अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना होता है, इस वजह से हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज़ पेपर बेस्ड ऐसे जिसका फ़िलहाल रोल नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले चीज़ जो चाहिए होती है वो नेट सेल्स चाहिए होती हैं, और सेल्स जो हैं वो हम एस्टिमेट लगाते हैं, और एस्टिमेट हम लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस दफ़ा अगले साल हमारी सेल्स किस किस वजह से बढ़ सकती हैं। और जब सेल्स एस्टिमेट लगा ली जाती हैं तो उसके बाद कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया जाता है, और कॉस्ट जो है वो उसका एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स लगाया जाता है कि सेल्स इतने परसेंट बढ़ी हैं तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट भी इतने परसेंट बढ़ेगी। तो ये बैलेंस शीट गिवन है, और उसके बाद ये परफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो गिवन है, और फिर हम ये जो परफॉर्मा स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमने प्रोजेक्टेड वैल्यूज़ लिखी हैं सारी, इनकी बेस पे प्रोजेक्टेड रेशोज़ भी निकाली जाती हैं, ये परफॉर्मा रेशो एनालिसिस भी किया जाता है। तो फिर हम उसका कंपैरिजन करते हैं विद पास्ट फाइनेंशियल रेशोज़ देखने के लिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड दैट्स इट, बस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।